सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं शीतल भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TW के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। उम्मीद है आपकी होली बहुत बढ़िया जबरदस्त रही होगी। सभी को बिलेटेड होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कनिष्का सिंह, निधि तिवारी, कोमल पटेल, रश्मि, मोहिनी, आराधना, बहुत शानदार, पलक चौधरी, ज्योति निगम, रूबी यादव, मोहिनी, कल्लू कालिया, सैयदा खान, स्वीटी, हरीश, बहुत शानदार, अमृता, दीक्षा, वेरी गुड मॉर्निंग, मंजू वर्मा। तो चलिए हम अपनी स्वर संधि पढ़ रहे थे, है ना। और स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ना हमने आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो एक बार मैं पहले लास्ट क्लास का रिवीजन आपको करवा देती हूँ, हमने जो जो किया था। ठीक है तो संधि किसको कहते हैं? जब दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उनमें जो परिवर्तन आएगा। याद रखना, अगर परिवर्तन शब्दों में अवश्य होगा, परिवर्तन नहीं है तो फिर वो संधि नहीं है। तो दो वर्ण मिलकर उनमें परिवर्तन होगा और वह परिवर्तन ही संधि कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा वाग और इधर मैंने लिख दिया जाल। ठीक है, और जब आप इनको जोड़ रहे हो तो आपका शब्द बन रहा है वाग जाल। तो इसमें कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। वाग का वाग ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं केवल उदाहरण के लिए बता रही हूँ, हालांकि विग्रह इसका वाक और जाल होता है ना। चलो वो मैं खैर आगे आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जब वर्णों में परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा, वही संधि है। जहां परिवर्तन नहीं होता तो उसको हम संयोग कह देते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम संयोग कह देते हैं। ठीक है, अब मैंने संधि से पहले आपको संधि के प्रकार के बारे में बताया कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें जब स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के आपके कितने 5 भेद हमने करे। और ये जो 5 भेद हैं इनको 2 प्रकार से, 2 रूप में हमने विभक्त किया। एक होता है एकादेश और एक होता है आदेश। तो 3 संधियां जो एकादेश प्रक्रिया से बनती हैं, ठीक है, और 2 संधियां जो आदेश प्रक्रिया से बनती है। जब हम संधि करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आप क्या करते हैं? आप मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। कितनी प्रक्रियाएं हैं? 4 प्रक्रियाएं हैं। एक है आदेश, एक है आगम, एक है लोप। वैसे तो मूल रूप से 3 है और आदेश के अंतर्गत ही एक आदेश आपका हो जाता है। ठीक है मैम, प्लीज प्लीज रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा ये नहीं पता तुम्हें? रिकॉर्डेड फोल्डर में जाओ, वहां मिल जाएगा रिकॉर्डेड, है ना। तो आदेश कैसा होता है? शत्रुवत। एक आदेश कैसा होता है? जो किसी एक वर्ण के स्थान पर जब दूसरा वर्ण आ जाता है, वो या सॉरी, जब 2 वर्णों को एक ही आदेश हो जाए उसको एक आदेश कहते हैं। और आदेश जहां एक के स्थान पर दूसरा आके बैठ जाए उसको क्या कहते हैं? उसको आदेश कहेंगे। आगम मित्रवत है, यानी कि किसी 2 वर्णों के बीच में कोई तीसरा वर्ण आ जाए तो वो आपका आगम कहलाता है। लोप का मतलब क्या है? वर्ण का लुप्त हो जाना लोप है। तो इसको लोप को आगे जब हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं विसर्गों का लोप हो रहा है, कहीं विसर्ग का क्षय हो रहा है, तो वो सभी चीजें विसर्ग संधि में ज्यादा आपकी काम आएंगी। ठीक है, तो इन पर हम चर्चा कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो जल्दी से दिमाग को घुमाओ, बत्ती जलाओ और इन पर फिर से फोकस करो कि हाँ मैम ये पढ़ा था, अब दोबारा से दिमाग में हमारा घुस चुका है। ठीक है मैम, हमारे यहाँ मथुरा में भी बड़े मजे आते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब संधि करते समय संधि प्रक्रिया में प्रथम पद का अंतिम वर्ण परिवर्तित होता है, अर्थात उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आता है ना, तो उसको क्या कहेंगे? आदेश कहेंगे। तो स्वर संधि में यण और अयादि संधि आदेश प्रक्रिया के ही उदाहरण है। उसके बाद किसकी बात करें हम? एकादेश की। तो जब किन्हीं 2 स्वरों के स्थान पर एक ही स्वर होता है तो उसको एकादेश। तो 2 वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आए वो एक आदेश है। ओके, तो दीर्घ गुण और वृद्धि ये एकादेश प्रक्रिया का जो है उदाहरण है। तो आगम क्या है? तो संधि करते समय जो 2 निर्दिष्ट वर्ण है, 2 निर्दिष्ट वर्ण क्या है? पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। तो ये जो जिनके बारे में निर्देश किया गया ये 2 निर्दिष्ट वर्ण हो गए। तो इन 2 निर्दिष्ट वर्णों को क्या कहा जाता है? आगम। तो इन 2 निर्दिष्ट वर्णों के बीच में जो वर्ण आ रहा है उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम आगम कहेंगे। ठीक है, तो जैसे वी और छेद, तो यहाँ वी के बाद छ है, तो किसी स्वर वर्ण के बाद अगर छ आता है तो उसमें च का आगम हो जाता है। अब ये जो आगम है
ये भी 3 प्रकार का है आपका, चागम, शागम और सागम। अब ये चागम संधि क्या है, शागम संधि क्या है, सागम संधि क्या है, वो हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि हमने आरंभ कर दी थी। स्वर संधि में आपने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि से सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं, और इसमें ये नियम आपके होते हैं कि ए या आ के बाद ए या आ आए तो उसको दीर्घ आ होता है, ई या ई के बाद दीर्घ ई आए तो उसको ई दीर्घ हो जाता है, री के बाद क्या होता है, री दीर्घ होता है ना। और मैंने ये भी बताया कि ये जो री है ये दीर्घ हिंदी में जब स्वर संधि की बात करते हैं तो हिंदी में इनको दीर्घ नहीं होता है। कहाँ पर होता है दीर्घ, संस्कृत की संधि में। लेकिन संस्कृत हिंदी में फिर भी यहाँ से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है, संस्कृत में फिर भी यहाँ से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। तो दोनों तरह से आपको एकदम प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। तो हमने यहाँ पर आपका देखा पहला नियम, जब ए या आ के बाद ए या आ आता है तो उसको आ दीर्घ हो जाता है। जैसे आधार और आधेय, आपका आधार आधेय हो गया। सर्व और आहार आपका क्या हो गया, सर्वाहार हो गया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। अब देखो, जैसे और उदाहरण मैं आपको देती हूं कि एक शब्द मैंने लिखा देव, ठीक है, और एक शब्द मैं लिख देती हूं अर्चन। अब आपको क्या करना है, इन शब्दों को जोड़ना है। संधि का नियम आप जानते हैं, केवल आपके दिमाग में संधि का नियम होना चाहिए। मैम मॉक टेस्ट का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, वो आपको बता देंगे कहाँ मिलेगा, ठीक है। जब आप प्रश्न कराइए जो गलत है, आदेश में यण और अयादि आता है, आप कुछ और बताइए, एक बार देख लीजिए। आदेश में यण और अयादि आता है, ठीक है, जो गलत है आदेश में यण और अयादि आता है। मैंने क्या बताया प्रश्न, कौन सी संधि आदेश प्रक्रिया से नहीं बनती है, तो यण संधि बनती है। अच्छा, हाँ, और प्रश्न गलत है। कौन सी संधि आदेश प्रक्रिया से, आदेश के स्थान पर एक आदेश कर देना, एक आदेश प्रक्रिया से नहीं बनती है, तो आपका क्या हो जाएगा, यण, ठीक है। तो आप देखेंगे देव और अर्चन। अब आपको करना क्या है, आपको पहले पद का अंतिम वर्ण है ना, तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, व में क्या है आपका ए है, और अर्चन में भी क्या है आपका दूसरे पद का पहला वर्ण। जब ये आपकी समीकरण बनती है तो आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि इनको क्या होता है, आ दीर्घ हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो अब आपका शब्द क्या बन जाएगा, ये बन गया देवार्चन। क्या बना, तो शब्द बन गया देवार्चन। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमेशा ये याद रखना कि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं री का उदाहरण देने का कष्ट कर दूंगी धीरे धीरे। अभी अ का चल रहे हैं, फिर ई पर चलेंगे, फिर ऊपर, उसके बाद फिर हम री पर भी चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से एक और उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने कहा पट्ट, और इधर मैंने लिखा अभिषेक, ठीक है, इधर मैंने लिखा अभिषेक। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है। अगर पट्ट को देखो तो पट्ट इस तरह से आपका लिखा हुआ है, तो ट में क्या है आपका ए वर्ण है, और अभिषेक का आपका ए वर्ण है। अब इन दोनों को क्या हो गया, दिमाग में तुरंत नियम आपका क्लिक होता है कि जब सवर्णी मिलते हैं, है ना, जब सवर्णी वर्ण मिलते हैं तो उनको दीर्घ हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पट्टाभिषेक। शब्द क्या हो गया, पट्टाभिषेक। तो पट्टाभिषेक में कौन सी संधि हो जाती है, कह देंगे आपकी दीर्घ संधि। उदाहरण इतने करवा दूंगी तो कि जिंदगी में कोई गलती ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि जितनी ज्यादा उदाहरण से प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी जो है मतलब कमांड होती चली जाएगी संधियों में। इसी तरह से मैंने एक शब्द लिखा पद, और एक इधर लिख देती हूं अरविंद, ठीक है, इधर मैंने लिखा अरविंद। अब आप देखें द में क्या है, ए वर्ण है, और अरविंद में क्या है आपका ए वर्ण है। ये तरीका देखो, फिलहाल आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि मैम अब बार बार वर्ण निकाल रही हैं, लेकिन जब तक चीजें प्रैक्टिस में नहीं आएंगी ना, तो आगे यण संधि पढ़ेंगे, अयादि पढ़ेंगे, वो थोड़ी सी कठिन पड़ेंगी। लेकिन जब वर्णों को निकालना आप सीख जाओगे, वर्णों की पहचान और नियम आपको याद हो जाएगा कि ए और ए को मिलाकर आ हो रहा है, ई के बाद कोई स्वर आ रहा है तो वो यण होती है, ठीक है। तो मैम एग्जाम्पल इजी लू, देखो इजी और सरल, सारे एग्जाम्पल इजी होते हैं, सारे कठिन होते हैं अगर आपको नहीं आते हैं तो, है ना। अब यहाँ पर अलग अलग शब्द लिख दिए, अब उनको आपको जोड़ना आना चाहिए। इजी तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आप देखेंगे पद और अरविंद, तो यहाँ पर द में से अवर्ण निकल गया,
तो अब आपका यहाँ पर आ हो गया। तो अब इन वर्णों को मिलाकर क्या हो जाएगा, तो यहां पर इन दोनों को क्या है, दीर्घ आ कर देना है और शब्द आपका बन जाता है पदारविंद। क्या बनेगा, पदारविंद। बना कि नहीं बना, तो पद और अरविंद शब्द बन गया पदारविंद। और बात आती है कि भैया तुमसे क्या नहीं होता, विग्रह नहीं करना आता है ना, कई बार विग्रह नहीं करना आता। मैम आपने दो दो पद दे रहे हो और हम संधि कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले संधि करना सीखो, विग्रह उसके साथ अपने आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस के थ्रू ही आप देखेंगे। जैसे मैं आपको अब एक संधि युक्त पद देती हूँ, ठीक है, संधि युक्त पद देती हूँ और आपको उसका विग्रह करना होगा। वो पद है आपके सामने, जैसे शीतांबुज, शीतांबुज, ये पद है आपके सामने, बड़ा शब्द है ना। अब जैसे इसका मैंने दिया एक और पद आपको, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, जो कि बहुत ही घिसा पिटा उदाहरण हम हमेशा से देते हैं। इनकी स्टार्टिंग में जब सरल उदाहरणों से करते हैं तो हम परमात्मा या विद्यालय इन शब्दों से करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप विग्रह कैसे करोगे। पहली बात तो आपको दिख रहा है जहां पर दीर्घ वर्ण दिख रहा है, सीधी सी बात है, वहां पर आपकी क्या है, दीर्घ संधि है। आपने देखा यहाँ पर आ दीर्घ आ रहा है, यहाँ पर विद्यालय में आ दीर्घ हो रहा है। तो जब विच्छेद करोगे, दिमाग में एक बात रखना कि दोनों सार्थक वर्णों में ही विच्छेद होता है। विग्रह आपका समास में होता है, संधि में विच्छेद करते हैं, ठीक है। संधि में क्या होता है, संधि में विच्छेद किया जाता है। अब विच्छेद जब आप करोगे तो किस तरह से होगा कि जहां पर आ दीर्घ दिख रहा है वहीं से शब्द को तोड़ दो, ठीक है, वहीं से आपको क्या करना है, शब्द को तोड़ देना है। अब शीतांबुज में से आप देखेंगे कि यहां पर है आपका शीत और इधर आपका हो गया अंबुज, यानी कि कुल मिलाकर आपको ये देखना है दोनों तरफ ए या आ कुछ होना चाहिए और दोनों पदों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, है ना। और कई बच्चे क्या सोचते हैं कि किसी ने ऐसा कर दिया, शीताम, आपके सामने जैसा ऑप्शन आएगा आप वैसे करते चले जाओगे, शीतांबु और जय, कि ऐसे इसका विच्छेद कर दिया आपने, ठीक है। जब आप विच्छेद कर रहे होगे तो विच्छेद में ये देखना है कि ये इधर वाला वर्ण और इधर वाला वर्ण, क्या ये दोनों बिल्कुल संधि के नियम के अनुसार आ रहे हैं। आपने देखा शीतांबु और जय, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर तो उ वर्ण है और यहाँ पर अंतिम वर्ण जय है, क्या उ और जय को मिलाकर कुछ हमने पढ़ा है, ऐसा होता है, नहीं होता ना, तो गलत कर दो। आपको जब भी आप विच्छेद करोगे तो वर्णों को निकालकर काम करो उस पर। यहाँ पर देखा शीत में आपका ए वर्ण है और अंबुज में आपका क्या है, ए वर्ण है ना। शीत का मतलब ठंड होता है, अंबुज कहते हैं जल को, जल में जन्मा हुआ यानी कि कमल को कह देते हैं, ठीक है। तो ए और ए को अब आपका क्या हो जाता है, आ। तो यानी कि ये जो विच्छेद किया हमने बिल्कुल संधि नियम के अनुसार किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। तो शीत और अंबुज, तो जब भी आप विच्छेद करो, विच्छेद करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अंतिम वर्णों को निकाल कर देख लो क्या ये नियम के अनुसार जा रहे हैं। क्या आपने कोई ऐसा नियम पढ़ा जिसमें ऐसी संधि होती है, नहीं पढ़ा तो छुट्टी। दूसरा यानी कि आपका जो उदाहरण है जो आप विच्छेद करें वो गलत है। तो याद करना, संधि विच्छेद सदैव दो सार्थक पदों में होगा। इस वाले पद का भी कुछ अर्थ होगा, इस वाले पद का भी कुछ अर्थ होगा। निरर्थक पदों में कभी भी संधि विच्छेद नहीं होती है, ठीक है। तो ये लिखना, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद सदैव दो सार्थक पदों में होता है। संधि विच्छेद सदैव दो सार्थक पदों में होता है, यानी कि दोनों पदों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। निरर्थक पदों में कोई संधि विच्छेद होगा ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से आप पीछे देखेंगे विद्या, तो इसका विच्छेद अगर आप करेंगे तो आपको इसी से आ से जो बीच में आपको दीर्घ दिख रहा है यहीं से शब्द को तोड़ना है एकदम। तो आपने लिखा विद्या और विद्या के साथ आपका आलय। आलय का मतलब क्या होता है, गृह, यानी कि घर को हम आलय कहते हैं। तो जो विद्या का घर है वो विद्यालय हो गया। आ और आ मिलाया तो आपका क्या हो गया,
दीर्घ संधि, मैम संधि नहीं पहचान पाते, पहचानोगे, पहले पढ़ लो बस धीरे धीरे। अभी स्वर संधि पे तुम इतने अटक रहे हो। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पर अंतिम वर्ण निकाला, यहाँ पर आपका विद्या है और यहाँ आलय का आ है, तो यानी कि दोनों तरफ आ है, फिर भी क्या होता है, दीर्घ ही होता है, आपकी क्या हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। होगी कि नहीं होगी? आगे देखेंगे, मैं और उदाहरण दे रही हूं। जैसे मैंने एक शब्द दिया विशेषांक, ठीक है, विशेषांक। अब इसका आपको विच्छेद करना है। कैसे करोगे इसका विच्छेद? चलो विच्छेद करते हैं जल्दी से। आपने देखना है दीर्घ कहां पर हो रहा है, तो आप देखेंगे पहले आपको ऑप्शन, चलो मैं ऑप्शन देती हूं, आप इसका विच्छेद क्या करोगे। पहला है वि शेषांक, दूसरा है विशेष अंक, तीसरा है वि शेषांक और चौथा है विशेषा या विशेष और अंक। चलेगा, ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होना चाहिए अगर इसके विच्छेद की बात करें? आप सभी ऑप्शन नंबर 2 पर जा रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ गए मैंने क्या बताया भैया, संधि हमेशा 2 सार्थक पदों में होगी। अगर आप देखें ए को देखें तो वी और शेष है ना, ये देखो वी और शेषांक कॉमन, यानी कि साधारण रूप से अगर आप देखेंगे कि वी और शेषांक यही तो वर्ण मिले हुए हैं, विशेषांक। अगर इनको आप ज्यों का त्यों मिला दो तो पहली बात तो संधि का नियम क्या है कि दोनों वर्णों में विकार आएगा, परिवर्तन आएगा। इसमें क्या कोई विकार आया? ये तो संयोग हो गया, जहां विकार ही नहीं आ रहा वो संयोग। दूसरा कि इसमें आपका ई वर्ण है और इसमें आपका ए वर्ण है, तो ये भी कोई नियम हमने अभी नहीं पढ़ा है ना ऐसा कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ये नियम यहाँ पर आपका कट हो जाता है। यहाँ पर आपने दिया भी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, कि विशेष और अंक क्या है, विशेष और अंक आपका हो गया। यहाँ पर विशेष का अपना अर्थ है, अंक का अपना अर्थ है, तो भाई जिसका एक विशिष्ट अंक है वह विशेषांक है। मैम संस्कृत की क्लास नहीं चल रही है, थोड़ा सा पढ़ा लूं, बीच में फ्लो में बाधा हो जाती है। संस्कृत की क्लास अब मैं 1-2 दिन में आपकी स्टार्ट कर दूंगी, मैंने कहा था होली के बाद स्टार्ट हो जाएगी, अब 1-2 दिन में थोड़ा सा टाइम शेड्यूल करवा के आज कल में ही स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। अब उसके बाद कुछ बच्चे विशेषा और अंक पर जा सकते हैं, लेकिन विशेष का मतलब तो ठीक है, लेकिन अंक का कोई विशिष्ट अर्थ होता है? कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो शुद्ध है आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट है ना, बी ऑप्शन ही एकदम करेक्ट है। और चलेगा, जैसे मैं कहूं धर्मार्थ, धर्मार्थ का संधि विच्छेद करिएगा, क्या होगा? तो आपको क्या करना है, दीर्घ कहां पर हो रहा है, धर्मार्थ, मार्थ, यानी कि यहां पर आपको दीर्घ दिख रहा है, यहीं से संधि को, शब्द को तोड़ दो, क्या होगा, धर्म और आपका अर्थ। धर्मा कुछ नहीं होता, आप कहेंगे धर्मा, जैसे कहते हैं ना आकाश धर्मा, वो धर्म में आ प्रत्यय लगाकर बना है, लेकिन मैम हम डी लगाई थी, दित्या पटेल, हाँ तो गलती पता चल गई, दित्या गलती क्या करी थी, है ना। तो इस तरह से अभी धीरे धीरे आप अपने आप फ्लो में आ जाओगे। तो धर्म में आपका यहां पर अगर आप देखें, आपको मैंने बताया जो सिर पे चढ़ा वो आधा होता है, धर्म ये है, यानी कि म में आपका क्या है, ए वर्ण आ जाता है, ठीक। उसके बाद अर्थ का ए, उसके बाद अर्थ का ए, तब जाकर आपका धर्मार्थ बनता है कि नहीं बनता, धर्मार्थ। तो ये आपका क्या है, विच्छेद के नियम है आपके लिए। तो अब आप समझ गए होंगे। अब इसी में देखो पहला नियम आपका, जब ए आ के बाद आ वर्ण आए तो उसको क्या होता है, आ दीर्घ हो जाता है, क्या होता है, आ दीर्घ हो जाता है। और देखो जैसे अब मैं एक उदाहरण देती हूं, हास्य और ये है आस्पद। अब इसका विग्रह करो, क्या होगा, हास्य से युक्त जो पद है उसको हास्यास्पद कहते हैं, ठीक है। मैम क्लास रुक रही है, मैं चेक करवाती हूँ। हास्य, तो यहाँ पर य में क्या है आपका ए वर्ण है और आस्पद में क्या है आपका आवरण है ना।
तो अब आपका शब्द क्या हो जाएगा, कह देंगे हास्यास्पद, यानी कि जो हास्य, ऐसा पद जिसमें हास्य विद्यमान हो उसको हास्यास्पद कहते हैं, हास्यास्पद। तो हास्यास्पद में कौन सी संधि हो जाती है आपकी, दीर्घ संधि है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और देखिएगा बस बहुत है। अब इसका दूसरा नियम क्या कहता है, वो कह रहा है इसी में कि जब ई या दीर्घ ई के बाद क्या हो, दीर्घ ई या ह्रस्व ई, यानी कि इनमें से कोई सा भी हो तो उसको क्या हो जाता है, उसको दीर्घ ई हो जाता है। ठीक है, तो अब इस दीर्घ ई के जो नियम है उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें ये दीर्घ ई का नियम है। अब इसके जो है उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिनको आप देखते ही गदगद हो जाएंगे, वाह मौज कर दी, है ना। अब देखो, जैसे मैंने एक शब्द लिखा नदी और एक मैंने लिखा ईश, ठीक है, नदी और ईश, तो आपका शब्द क्या बनेगा, जो नदी का स्वामी है उसको नदीश कहा जाता है। तो यहां पर आपका क्या है, दीर्घ ई, और यहाँ ईश का क्या है, दीर्घ ई। करना क्या है आपको, सदैव पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण, ये चीज दिमाग में बिठा लो। ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, some difficulty ma'am, I want to the video to have caption and subtitles। ठीक है मनोज कुमार जी, करवा देंगे, इस पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो नदी और ईश, तो अब आपका क्या हो जाएगा, पहले पद का अंतिम वर्ण, शब्द आपका बन गया नदीश। ठीक है, इसी तरह से हरि और ईश, तो क्या बनेगा, हरि और ईश, तो हरि में क्या है, इधर ह्रस्व ई है और इधर आपका दीर्घ ई है। चाहे दीर्घ हो या ह्रस्व हो, सवर्णी होना चाहिए, उसको दीर्घ हो जाता है। अब शब्द आपका क्या बन गया, हरीश बन जाता है। इसी तरह से कपीश है ना, एक शब्द है कपीश। अब इसका आपको विच्छेद करना है, तो क्या करोगे, जो दीर्घ दिख रहा है ई, यहीं से तोड़ दो शब्द को, है ना, ये जो दीर्घ दिख रहा है यहीं से तोड़ दो, तो कपी कहते हैं बंदर को, और उस पर ह्रस्व ई की मात्रा आती है, और उसमें लिख देंगे कपी और ईश। तो जो कपियों यानी बंदरों का स्वामी है उसको कपीश कहा जाता है। ठीक है मैम, जैसे वागीश, बिल्कुल नहीं मनीष, यहाँ पर अब आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप भ्रमित हो सकते हो, एक आ गया वागीश। अब वागीश में क्या मैम, इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, इसमें दीर्घ नहीं होगी, इसमें क्या हो जाएगी, ये अपवाद है, इसमें है आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है। अब कैसे व्यंजन संधि है भाई, देखो वाग, मैंने आपको बताया कि शब्द का जब हम वो करते हैं, आप देखो विच्छेद करके देख लो, आपको क्या करना है, आपको शब्द देखने में बनावट रचना एक सी लग रही है, नदीश, कपीश, हरीश, वागीश, सेम लग रही है ना रचनाएं, इसमें भी दीर्घी के बाद श है, इसमें भी, इसमें भी। अब आपको क्या करना है, विच्छेद करो, विच्छेद करके क्या आप उस पर नतीजे पर पहुंच रहे हैं, देखो इसका आप विच्छेद करोगे तो वागी और ईशा, क्या ये होता है इसका विच्छेद, वागी कुछ होता है, बताया, विच्छेद दो सार्थक शब्दों का होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। वागी का कोई अर्थ है, कुछ नहीं होता है, तो यानी कि विच्छेद आपका गलत है। अब आप कर सकते हो वाग, वाग भी कुछ नहीं होता, वागीश किसको कहते हैं, जो वाणी का स्वामी है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या है, व्यंजन संधि है, ये कहता है कि क को ग हो जाए, यहाँ वाक है हलंत और कै को गे हुआ है, तब जाकर आपका क्या है, वागीश बनता है। ठीक है, तो ये आपका अपवाद है व्यंजन संधि का, याद रखना। ठीक है, तो यानी कि इसलिए मैं कह रही हूं आपको विच्छेद करने के बाद वर्णों पर फोकस रखना है। किस पर फोकस रखना है, वर्णों पर फोकस रखना है। ठीक है, वर्णों पर फोकस रखना है, वर्णों से बातचीत कर ली, मित्रता कर ली, तो संधि तुमसे मित्रता कर लेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, मुनि और इंद्र। ठीक है, मुनि और इधर मैंने लिखा इंद्र, इसका विच्छेद करो, यानी कि विच्छेद तो है, इसकी संधि करो। मुनि में ह्रस्व ई है और इंद्र में ह्रस्व ई है। मुनि और इंद्र, अब यहां पर आप देखें कि ई क्या हो गया, दीर्घ ई, तो शब्द बन जाता है मुनीन्द्र। ठीक है, इसी तरह से रवि और इंद्र, तो क्या बन जाएगा आपका
रविंद्र बना कि नहीं बना, क्योंकि यहां पर आपका ह्रस्व ई है और यहां पर भी ह्रस्व ई है। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है अच्छे से। यही तो प्रॉब्लम होता है मैम, जबरदस्ती विच्छेद कर देते हैं। हाँ, जबरदस्ती विच्छेद नहीं करना है, ठीक है। जितना देखो, बहुत से शब्द जैसे परमात्मा हो गया, विद्यालय हो गया, हरीश नदीश, ये ऐसे शब्द हैं जो रटे हुए हैं हमें, है ना, हम बार बार पढ़ते हैं, ये सामान्य उदाहरण हम देखते हैं, हमें याद हो जाता है। लेकिन जब सामान्य से अलग हटकर कोई ऐसा शब्द आ जाए और उसका विच्छेद आ जाए, वहां पर होती है दिक्कत। तो मैं आपको उन्हीं चीजों को ठीक करवाना चाहती हूँ, ठीक है, कि आपको कोई भी नया शब्द आ जाए, आप उसमें दिक्कत परेशानी आपको कोई आए ही ना, ठीक है। अब देखो, मैंने एक और उदाहरण आपको देना है। जैसे मैंने कहा श्रीश, ये शब्द है श्रीश, इसका अगर आप विग्रह या विच्छेद करोगे तो क्या होगा, तो विच्छेद में अब आप देखेंगे एक होता है श्री शब्द, और श्री में आपने ईश जोड़ दिया, है ना। जो श्री का, श्री कहते हैं संपत्ति, लक्ष्मी को श्री कहा जाता है ना। जो श्री का ईश है, स्वामी है, उसको श्रीश कहा जाता है। आप देखें कि यहाँ पर ई दीर्घ है और यहाँ पर भी दीर्घ ई होता है, तो दोनों को दीर्घ होकर तब शब्द आपका बना है श्रीश, ठीक है, तब हमारा शब्द बना है श्रीश। इस तरह से लक्ष्मीश, लक्ष्मी का जो स्वामी है उसको लक्ष्मीश कहा जाता है, लक्ष्मीश। अब आप देखेंगे इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, तो करिएगा भैया, दो सार्थक पदों में होगा, लक्ष्मी पद में दीर्घ होता है और ईश में भी आपका सदैव दीर्घ आएगा, याद रखना। तो यहां पर अब आपका क्या शब्द है, यहां पर दीर्घ ई, यहां पर भी दीर्घ ई, तो दोनों को भी क्या हो जाता है, दीर्घ। तो ये सभी आपके क्या है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी आपके दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद अब उ वाले नियम पर चलते हैं। ई वाला सम्यक रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपका वर्ण के बाद ई या ई के बाद उसी का सवर्णी हो तो उनको दीर्घ ई हो जाता है। अब इसी का तीसरा और महत्वपूर्ण नियम, जिसमें हम कहते हैं कि जब अगर उ या उ हो, है ना, कि उ के बाद दीर्घ या उ के बाद क्या आए, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए, तो इनको क्या होता है, दीर्घ उ ही हो जाता है, ठीक है। दीर्घ और ह्रस्व की तरह बातें करनी है, अनपढ़ों की तरह ऐसा नहीं करना है कि छोटा उ बड़ा उ, है ना, ये तो छोटे बच्चों की भाषा हो जाती है कि छोटा या बड़ा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एक पढ़े लिखे की भाषा में बातचीत करनी है कि ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। अब हम इनके उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं कि उदाहरण क्या कह रहा है। जैसे मैंने कहा लघु और ऊर्मी, ठीक है, लघु और ऊर्मी, आपको फोकस किस पर करना है, आपकी जो गिद्ध जैसी दृष्टि है वो, मैम श्री दीर्घ है, इसने दो बार ई कैसे आया, अच्छा अनुज देखो, श्री अपने आप में दीर्घ है और ईश देखो श्री दीर्घ है, ये श्रीश शब्द है। अब चाहे दो बार ह्रस्व ई आए या एक बार आए, दोनों को दीर्घ ई ही होना है कुल मिलाकर। अब आप देखेंगे ईश्वर को ईश नहीं कहते, ये गलत होता है। ईश में सदैव दीर्घ ई की मात्रा होती है और श्री शब्द में भी सदैव दीर्घ ई की मात्रा होती है। जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो केवल एक ही दीर्घ ई की मात्रा आप चढ़ाएंगे और ये शब्द आपका बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका मूल रूप से दोनों वर्णों में आपका दीर्घ ई ही है, लेकिन जब विच्छेद करोगे तो संधि करोगे तो आपको एक ही मात्रा यहाँ पर नजर आएगी, चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ओ, दोनों को मिलाकर दीर्घ ही होना है, ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या होना है, दीर्घ ही होना है। तो यहाँ पर लघु और ऊर्मी, तो आपकी गिद्ध जैसी दृष्टि पहले पद के अंतिम वर्ण पर हो और दूसरे पद के पहले वर्ण पर हो। यहाँ पर है आपका ह्रस्व उ और यहाँ पर है आपका दीर्घ उ, दोनों को मिलाकर दीर्घ बन रहा है, यानी कि ऊपर वाली समीकरण बिल्कुल फिट बैठ रही है यहाँ पर आपकी। तो शब्द आपका क्या हो जाएगा, जो घ पर ह्रस्व उ की मात्रा उसको दीर्घ कर दो, बस लघुर्मी, है ना, ये आपका शब्द बन गया। घ पर जो दीर्घ उ की मात्रा है उसको कर दो। अब देखें, जैसे मैंने लिखा सिंधु, सिंधु और इधर मैंने लिखा उत्सव, ठीक है, इधर मैंने लिखा उत्सव। अब यहां पर आप देखेंगे सिंधु में आपका ह्रस्व उ है, उत्सव में भी आपका क्या है, ह्रस्व उ है। अब ह्रस्व और ह्रस्व उ हो यानी कि सवर्णी है तो भी क्या है,
दीर्घ होता है, यानी कि समीकरण के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर केवल एक दीर्घ कर देना है और शब्द बनेगा सिंधूत्सव। इस तरह से आपका शब्द बन जाता है, सिंधु और उत्सव, सिंधु उत्सव। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा कि नहीं आ रहा है, बताते चलना। उसके बाद जैसे ही मैंने कहा, अब आपको करना है विच्छेद। मैं एक शब्द दे रही हूं आपको, बहुउद्देशीय, ये एक शब्द है, इसका आपको विच्छेद करना है। बताओ क्या होगा, बहुउद्देशीय का विच्छेद क्या होगा। अगर आप देखेंगे तो शब्द क्या होता है आपका, उद्देश्य होता है, और एक होता है बहु। बहुत से उद्देश्यों से जो युक्त है उसको बहुउद्देशीय कहते हैं। तो ये क्या इसका सटीक विग्रह नहीं है? क्या आप उद्देश्य इस तरह से लिखते हैं? नहीं लिखते ना। तो बिल्कुल सेम वही है, उद्देश्य आपका ये रूप गलत है, ऊ ह्रस्व आता है। तो बहु में भी आपका ह्रस्व ऊ आता है और उद्देश्य में भी आपका ह्रस्व ऊ आता है। तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो गया, तब शब्द आपका बना बहुउद्देशीय। कहते हैं ना बहुउद्देशीय योजनाएं, तो बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय। ठीक है, इस तरह से आपका ये निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, जैसे मैंने लिखा वधु, वधूत्सव। अब इसका विच्छेद आपको करना है। वधूत्सव का विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा, देखो एक शब्द है बहु, एक है बहु और एक है वधु। ठीक है, तो वधु तो जो पत्नी है उसको वधु कहते हैं, है ना, और बहु का मतलब बहुत सारा। तो बहु पर सदैव ह्रस्व ऊ की मात्रा आती है और वधु पर आपकी दीर्घ ऊ की मात्रा आती है, ये याद रखना। ठीक है, तो बहु पर ह्रस्व ऊ होता है और वधु पर दीर्घ ऊ। तो अब आप करेंगे वधु और साथ में आपका उत्सव। ठीक है, ये विच्छेद हो जाएगा। और विच्छेद करने के बाद वर्णों को एक बार पुनः वेरीफाई जरूर कर लिया करो, क्या ये हमारा वर्ण सही निकल रहे हैं, दीर्घ संधि के लायक, या नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल सही निकल रहे हैं कि ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, उन दोनों को ह्रस्व दीर्घ हो जाए मिलाकर, तो यानी कि आपकी ये दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाएंगे सारे ही। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका ऊ और ऊ का उदाहरण हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है भाई री वर्ण की। कई बार री वर्ण के प्रश्न आपसे पूछ ले जाते हैं परीक्षा में कि यहाँ पर कौन सी संधि है। जैसे कि पूछ लिया आपसे, पहले मैं नियम लिखवा देती हूँ। पहले देखो, जैसे आपसे पूछा पितृण, इसमें संधि बता दो भैया कौन सी है। अब क्या करें, मैंने आपको बताया ये जो री है इसका दीर्घ क्या होता है, इस तरह से दीर्घ होता है। तो अगर मैंने एक लिखा पितृ, पितृ, और एक मैंने लिखा आपसे पितृ, ठीक है, एक मैंने लिखा ये, तो यानी कि ये तो आपका ह्रस्व री है। ठीक है, ये ह्रस्व है और ये वाला कैसा है, दीर्घ है। ये होती तो संधि संस्कृत में है, लेकिन हिंदी में भी इसको आजकल पूछ लेते हैं। तो इस पर अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि री दीर्घ कब कैसे होगा, ह्रस्व कैसे होगा। ठीक है, तो इसी में आप चौथा नियम करके लिख लीजिएगा, चाहे कि री के बाद अगर री आ रहा है ना, सवर्णी होना चाहिए, तो क्या होगा, उसको दीर्घ री हो जाता है। क्या होता है, तो उसको दीर्घ री हो जाता है। चलिएगा, अब उदाहरण देखें। जैसे एक शब्द आपके सामने देखो, पितृ कैसा है, ये संस्कृत का शब्द है ना। जब हम कहते हैं ना जैसे पिताजी, तो वो मूल रूप से पिता नहीं है, उसका मूल शब्द होता है पितृ। ठीक है, वधूत्सव का क्या अर्थ है, वधूत्सव का मतलब है बहू का उत्सव। नई वधू आई है और नई वधू के आने पर जो उत्सव होता है वो वधूत्सव हो जाएगा, है ना मोहित। तो देखो पितृ, और यहाँ पर हमने लिखा ऋण। ठीक है, क्या लिखा, ऋण। अब आपने देखा गिद्ध की दृष्टि जो बताया, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। ठीक है, अब ये समीकरण क्या ऊपर वाले से मैच कर रही है, जी बिल्कुल कर रही है। तो आपको क्या करना है, आपने लिख देना है पितृ, और इस री को ही एक और बढ़ाकर, है ना, और क्या कर देना है, ण। ये देखो, पहली बात तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है, यानी कि एकादेश संधि का है। एकादेश का मतलब क्या होता है, एकादेश का मतलब क्या है, जब दो वर्णों को मिलकर एक आदेश हो जाए। इस वाले री को और इस वाले री को, दोनों को ही क्या हो रहा है, दीर्घ री हो रहा है। तो यानी कि जब आप संधि करोगे तो आपके संधि पद में केवल ये होना चाहिए, इस
इसको तो पहले ही आपने कर दिया दीर्घ, तो शब्द तब आपका बनता है पितृण। ठीक है, तब शब्द आपका क्या बनता है, पितृण हमारा बन जाता है। ठीक है, आगे और उदाहरण देखेंगे, जैसे 2-3 उदाहरण ये, इन्हीं को याद कर लेना। एक है मातृ और एक है आपका ऋकार लिख दिया, या मातृ ऋण लिख दो, मातृ ऋण। तो अब यहां पर भी आपका क्या है, री वर्ण है, यहां पर भी री वर्ण है, दीर्घ री हो जाएगा, तो शब्द आपका क्या बन जाता है, मातृण, मातृण। एक और ऋकारांत शब्द आपका होता है भ्राता, भ्राता कहते हैं भाई को। ठीक है, तो आपने लिख लेना है भ्रातृ और प्लस ऋण, तो क्या बन जाएगा आपका, भ्रातृण। तो जब किसी वर्ण के नीचे आपको इस तरह का दीर्घ री दिखाई दे तो समझ लेना ये हमारा किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। ठीक है, और इसी तरह से भ्रातृ की तरह एक होता है जामात्री, जामात्री कहते हैं जमाई को। ठीक है, जामात्री किसको कहते हैं, जमाई को, और उसके पीछे ऋण लग जाए तो क्या बनेगा, जामात्रीण, जामात्रीण। वैसे इतना ही पूछ लिया जाएगा। एक और उदाहरण याद कर लेना, जैसे एक और लिखा मातृ और इधर है ऋकार, ऋकार है ना। अब यहां पर मातृकारी और ऋकारकारी, अब इन दोनों को क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ री हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे, शब्द आपका बनेगा मातृकार। ठीक है, मातृकार। इसी तरह से आपका एक वर्ण बनता है होत्री, होत्री कहते हैं होता जो करने वाला, और उसके बाद ऋकार आ जाए तो आपका क्या बन जाएगा, होत्रिकार। ठीक है, भ्रातृ और ऋकार, भ्रातृ और ऋकार, तो क्या बनेगा, भ्रातृकार। बस इन उदाहरणों को आप याद कर लेना, मैंने एक्स्ट्रा ही आपको बताए हैं, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, है ना। मेरी मानो तो बस ये मातृण पितृऋण भी कर लो तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, और जहां पर ये दिख जाए वो आपका क्या है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। दैट्स इट। ठीक है, तो भ्रातृण, पितृण, मातृण, और इसी तरह से जामातृण, इसी तरह से होत्रिकार, भ्रातृकार, पितृकार, जामातृकार, तो ये आपका क्या है, ये सभी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। यहां तक आपको समझ में आया, क्या नहीं आया, बताओ मुझे, कौन से में प्रॉब्लम है। देखो, सबसे पहला ये वाला तो समझ में आ गया, जहां ए या आ होता है, ये भी बहुत अच्छे से आपको आ चुका होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, आपका ई और ई की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने देख लिया कि अंतिम वर्ण और जो पहला वर्ण है वो दोनों आपके समान होंगे, तो ये आपका ई और ई का ये अपवाद है। आपने बहुत अच्छा पूछ लिया कि मैम वागीश में क्या होगा, तो यहाँ व्यंजन होगी, क्योंकि मूल शब्द होता है वाक, वाणी का जो स्वामी है उसको वागीश कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से श्रीश, मुनीन्द्र, ये सभी इसी के उदाहरण है। ऊ का भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वधु और उत्सव, वधु उत्सव, सिंधु उत्सव, सिंधु उत्सव, है ना, बहुउद्देशीय, ये सभी इसके उदाहरण है, और ये आपका री का उदाहरण हो जाएगा सभी। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आपकी दूसरी महत्वपूर्ण संधि, जिसको हम कहते हैं गुण शब्द, गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि, दूसरी संधि। गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में आपको 3 नियम याद रखने हैं, यानी कि गुण स्वर संधि भी 3 नियमों से आपकी बनती है। आत्मसात का संधि विच्छेद क्या होगा, आत्म और सात आत्मसात, है ना। चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में अब इसके 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत कह लो या नियम कह लो, उनको आप याद रखना। सबसे पहला इसका एक नियम है, यदि ए वर्ण, अब जब भी मैं ए वर्ण की बात करूंगी तो ए वर्ण से आप समझना ए या आ। ठीक है, यदि ए वर्ण के बाद क्या आए आपका, यदि ए वर्ण के बाद ई वर्ण, अब ई वर्ण से आप क्या समझेंगे, ह्रस्व ई या दीर्घ ई। ठीक है, ए वर्ण के बाद क्या आ रहा है,
ई वर्ण ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ रहा है तो आत्म साथ में कोई संधि नहीं है, उसमें संयोग हो रहा है, आत्म और साथ आत्म साथ। ठीक है, इसमें चलो पहले, यदि ए वर्ण के बाद ई वर्ण आए तो दोनों वर्णों को क्या हो रहा है, ए गुण एकादेश हो रहा है। ठीक है, एकादेश संधि तो है, दो वर्णों को जब एक आदेश हो जाए उसको एकादेश संधि कहते हैं। तो यहां दो वर्णों को क्या है, एकादेश हो जाता है, एकादेश हो जाता है। अब आप इसके उदाहरण से इसको समझिएगा कि किस तरह से गुण एकादेश होगा, इसकी समीकरण क्या बनेगी उस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ए है या आ है। ठीक है, इस तरफ क्या है, या तो ए आ हो और इस तरफ आपका क्या हो, ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, तो इनको मिलाकर क्या हो जाए, ए गुण हो जाए। ठीक है, इनको मिलाकर क्या हो जाए, ए गुण हो जाए। इस तरह की समीकरण आपके समक्ष बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, अभी जो ए हो रहा है, अब इसके उदाहरण देखो किस तरह से, जैसे मैंने शब्द लिखा भारत और यहां पर मैंने लिखा इंदु। ठीक है, यहां मैंने लिखा इंदु, तो आपको एक रामबाण नुस्खा मैंने बताया हुआ है कि आपकी गिद्ध दृष्टि किस पर हो, सबसे पहले वर्ण के अंतिम वर्ण पर। सबसे पहले शब्द का अंतिम वर्ण त में क्या है, ए है, और इंदु में क्या है, आपका ई है। तो आपको पता है ये नियम कि ए के बाद ई आए तो उसको ए हो जाए, ए के बाद ई आए तो उसको क्या हो जाए, ए हो जाए। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ दो बस, है ना। ए और ई को ए जब आप करेंगे तो शब्द आपका क्या बनेगा, भारत। त में से ई निकल गया, त में से ए निकला और इंदु में से आपका ई निकला, तो ई और अ को क्या हुआ, आपका ए हुआ, और यहां पर अंदु, यानी कि कुल मिलाकर यहां से तो ए निकला तो हलंत कर दिया, यहां से ई निकला तो न और दू बचा, यानी कि दोनों को क्या कर दिया, ए। तब आप अगर इनको अब मिला दो तो क्या शब्द बनेगा, भारत। त पूरा हो जाएगा, इस पर एक ही मात्रा चढ़ा दो बस, है ना, इस पर आपने एक ही मात्रा चढ़ा दी तो अब आपका शब्द पूरा बन गया। अब कई बच्चे इस वाले में घूम गए होंगे, ये मैंने इसलिए बताया है आपको कि अगर आप एक एक वर्ण को देखेंगे, क्योंकि नए शब्द आएंगे तो वहां पर आप क्या है, नजर गाड़ कर चीजों को देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं कि किस तरह से वर्ण विच्छेद होकर एक ही मात्रा कैसे चढ़ाई जाएगी। तो यहां पर आपने क्या करना है कि जब जब आपने देखा भाई भारत में से ए निकल गया तो आपका त हलंत बचता है, और इंदु में से ई निकल गया तो आपका क्या है, न और दू बचता है। तो इनको जो ए हुआ है तो उनको बीच में ही लिखना है, बीच में ए और फिर उसका आपका दू, तब जाकर आपने अपना शब्द लिख दिया भारतेंदु। ठीक है, अब चलिएगा मैं इसके और उदाहरण आपको देती हूँ आपकी गुण स्वर संधि के। जैसे आपने कहा एक ने मैम गणेश, बिल्कुल गणेश आपका बहुत ही सरल और सीधा सा उदाहरण है। जब आप गणेश का विच्छेद करोगे तो क्या होगा, गण का मतलब होता है समुदाय, है ना, गण कहते हैं समूह को, और समूह का जो ईश है वो क्या कहलाता है, गणेश, है ना। तो गण और ईश, इसका जब आपने विच्छेद किया तो देखो विच्छेद करने के लिए आपको दिख रहा है गुण हो रहा है, गुण में या तो ए होगा या ओ होगा या अर होगा। जब भी गुण संधि की बात करेंगे तो ये तीन वर्ण आपको नजर आएंगे, शब्द के बीचों बीच आपको ए नजर आ रहा है, अधिकतर में ए आता है। देखो ये जो आइडिया है ये 100% तो काम नहीं करेगा मैम, जोड़ना तो आ जाता पर तोड़ने में कंफ्यूजन होता है, तोड़ना भी सिखा रही हूँ नमिता। ठीक है, तो याद रखना कि जब 100% तो काम नहीं करेगा, लेकिन लगभग 50 से 90% तक ये काम करेगा कि अगर किसी के बीच में ए दिखाई दे रहा है या ओ दिखाई दे रहा है तो वहां निश्चित रूप से आपकी क्या है, गुण संधि है। अब यहां पर आपने देखा जहां पर ए है वहीं से शब्द को तोड़ दो, जहां पर ए है वहीं से शब्द को तोड़ दो, है ना, यहां से तोड़ना है। अब आपका शब्द बनेगा गण और ईश। अब आप इसको वेरीफाई भी करेंगे कि क्या हमने सही विच्छेद किया है। पहली बात तो दोनों का समान अर्थ होना चाहिए, यानी कि सार्थक होने चाहिए, समान अर्थ नहीं सार्थक होने चाहिए। अब इसको तोड़ के देख लो भैया, न में ए है
और ईश में ई है, बिल्कुल ये तो हमारा गुण संधि की तरह ही समीकरण बन गया, तो मतलब कि आपका विच्छेद एकदम सटीक है ना। तो गण और ईश, गणेश आपका है, और कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, मतलब गुण संधि हो जाएगी। उसके बाद अब मैं एक और शब्द आपको देती हूं, थोड़ा सा कठिन शब्द की तरफ बढ़ेंगे। शब्द है आपका कर्मेक्षण। कर्मेक्षण, इसका विच्छेद आपको करना है। अब विच्छेद आप जान गए होंगे कैसे करना है। जहां पर आपको गुण वाला गुण नजर आ रहा है, यानी कि ए या ओ वाला गुण नजर आ रहा है, वहीं से शब्द को तोड़ना है ना। अब आपको नजर आ रहा है कर्मे, यानी कि ए जहां पर है वहीं से शब्द को तोड़ दो। तो कर्मे, अब आप जानते हैं पहली बात कि ये जो ए बनता है, तो पहले पद के अंत में ए बचना चाहिए और दूसरा पद ई से आरंभ होना चाहिए, है ना। एक ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। तो जब आपने इसका विच्छेद करना है तो ऐसे करना है कि पहले पद के अंत में ए बचना चाहिए और दूसरा पद आपका ई से या दीर्घ ई से आरंभ होना चाहिए। तो इक्षण आपने कर दिया, कम और इक्षण, कर्म और इक्षण। अब याद रखना इक्षण नहीं होता, इक्षण दीर्घ ई होता है। जब किसी को देखा जाए, कर्मों का ईक्षण करना, कर्मों को देखना कर्मेक्षण कहलाता है ना। ईक्षण यानी कि इक्ष धातु देखने के अर्थ में, तो ईक्षण होता है, इक्षण नहीं होता। जैसे कल्लू ने करा है कर्म और अक्षण, है ना। कल्लू ने कर्म और अक्षण इसका विग्रह कर दिया, विच्छेद कर दिया। तो अब आप देखो कल्लू, क्या आपका विच्छेद सही था? नहीं था ना, क्योंकि यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, ये तो दीर्घ संधि हो जाएगा। तो इसलिए विच्छेद करने के बाद आपको वर्णों से भी वेरीफाई करना है पुनः, ठीक है। तो अब यहां पर आपका क्या बचता है, यहां पर ए और यहां पर ई। अब आपने इसको थोड़ा सा सटीक कर लिया, अब आपका क्या है, ए बन जाता है, तब शब्द बनेगा कर्मेक्षण, ठीक है। अब शब्द आपका क्या बन जाएगा, कर्मेक्षण, है ना मैम। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण ये आपका यण संधि में आएगा, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो यहां पर चलते हैं, जैसे एक और शब्द मैं आपको देती हूं, शुभेच्छा, ठीक है। अभी एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में दिया शुभेच्छा। अब याद रखना, दिमाग में आपका ये होना चाहिए कि जब आप विच्छेद करो, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, या तो ए या आ में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, ठीक है, ए या आ। और दूसरी तरफ आप जब शब्द को तोड़ोगे, वो ई या दीर्घ ई में से कोई एक होना चाहिए। तो शुभ और इच्छा, सीधी सी बात है ना। आपका शब्द क्या है, शुभ और, यानी कि यहीं से तोड़ोगे तो शुभ और इच्छा आपका शब्द बन गया। तो जो शुभ की इच्छा करता हो वो शुभेच्छा। तो इच्छा में दीर्घ ई आता ही नहीं है, और कहाँ दीर्घ आता है, कहाँ ह्रस्व आता है, ये भी कंफ्यूजन है ना। अब उसके लिए आपको इन शब्दों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। जितने ज्यादा शब्द की प्रैक्टिस करोगे, शब्दों से परिचित होगे, ये शब्द हमें कुछ याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इच्छा में दीर्घ ई नहीं आता है, इसीलिए शुद्ध शब्द आपका जो है, तो शुद्ध शब्द आपको बार बार प्रैक्टिस से याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देख लो वर्णों को वेरीफाई करके, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपका ई है, तो अब इन दोनों को क्या हो जाता है, ए, यानी कि आपका जो विच्छेद आपने किया बहुत ही बढ़िया किया है, ठीक है। इसी तरह से बात करें सुरेश की, चलो सुरेश शब्द मैं लिख देती हूं। अब सुरेश का विच्छेद आपको करना है, ठीक है। अब आप विच्छेद करिएगा, सुरेश का क्या होगा, यानी कि जहां पर गुण नजर आ रहा है उसी को तोड़ देना है। गुण कहां पर नजर आ रहा है, यहां पर ए पर नजर आ रहा है, यहीं से शब्द को तोड़ोगे। तो आप क्या करोगे, सुर और एश कुछ नहीं होता है, यानी कि दिमाग में हो कि पहला वर्ण सदैव यहाँ ए हो और दूसरा वर्ण ई हो, है ना। दूसरा वर्ण ई से आरंभ होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर ई से आरंभ नहीं होगा, ई से आरंभ नहीं होगा तो गुण होगा नहीं। तो सुर, और आप जानते हैं शुद्ध शब्द ईश होता है, इतना तो आप जानते हैं अच्छे से, बिल्कुल जानते हैं। तो अब आपका शब्द क्या बन जाता है, यहां पर आपका र में ए है और ईश में क्या है, आपका दीर्घ ई है, दोनों को ए हो गया। सुर कहते हैं देवताओं को, और जो देवताओं का ईश है, स्वामी है, क्या है, उसको सुरेश कह देंगे, ठीक है। इसी तरह से सुरेंद्र की बात कर लो, चलो सुरेंद्र कह रहे मैम सुरेंद्र का बताओ, तो चलिएगा देखो भैया, सुरेंद्र का विच्छेद क्या हो जाएगा, मैं लिख लेती हूं सुरेंद्र, ठीक है। सुरेंद्र, ये इसका विच्छेद करना है आपको। तो क्या करेंगे, इसमें आपका सुर शब्द है, सुर कहते हैं देवताओं को, और जो देवताओं का इंद्र है उसको आप कह देंगे सुरेंद्र। तो यहां पर र में ए है और इंद्र का ई है, तो दोनों को क्या हो गया, ए हो गया, शब्द हो गया सुरेंद्र। तो संधि सदैव किस में होगी, आपका
उसमें सॉरी मतलब कि सार्थक पदों में होगी। मिथिलेश, बिल्कुल, मिथिला और ईश, जो मिथिला का स्वामी है वो क्या बन जाता है, मिथिलेश। जैसे ये है शब्द मिथिलेश, मिथिलेश का विच्छेद करना है तो कैसे करोगे, मिथिला क्या है, एक नगर का नाम है ना, तो जो मिथिला का ईश है, स्वामी है, मिथिला का जो ईश है, स्वामी है, उसको आप क्या कहेंगे, मिथिलेश कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर मिथिला में आ है और ईश में आपका ई है, तो दोनों को क्या हो जाता है, ए। अब यहां से आपको ना तो विच्छेद में दिक्कत आएगी, ना संधि करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, ना संधि करने में दिक्कत आएगी, बहुत आराम से आप करोगे। अभी कल मैं और उदाहरण बताऊंगी क्योंकि इस कक्षा का समय हो चला है, तो कल और भी उदाहरण बताऊंगी, साथ साथ जितने उदाहरण आप करोगे वो सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक अभी कोई परेशानी आपको नहीं आई होगी, उम्मीद है। बताओ जल्दी, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ पूरी करिए हमने, एक री वाला नियम आपने स्पष्ट रूप से यानी स्पेशल पढ़ाया विशेष रूप से। गुण स्वर संधि में अभी एक ही नियम पढ़ा, यदि ए वर्ण के बाद ई वर्ण आए तो दोनों को एक गुण एकादेश हो जाता है। ठीक है, कौन सी संधि होगी हमें में मतलब किसमें आसिफा, ठीक है, अच्छा कह रहे गुण संधि का सूत्र बता दो। ठीक है, चलो, गुण संधि का सूत्र है आपका आद गुण, इसका सूत्र भी लिख लो, ये बहुत बढ़िया याद दिलवा दिया। इसका सूत्र है आद गुण, ठीक है, आद गुण, ये इसका सूत्र है गुण स्वर संधि का। सूत्र भी कई बार पूछ लेते हैं, तो दोनों चीजें आपको संस्कृत में भी काम आएंगे, संस्कृत में मैं और डिटेल में सूत्रों को समझाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। कहीं भी परेशानी हो तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में मतलब टेलीग्राम पर आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैम समझ में आ गई है, नहीं आई है तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।